शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर के हम मैप वाले हिस्से के साथ। आज हम देखने वाले हैं पोर्ट एलिजाबेथ के बारे में। पोर्ट एलिजाबेथ पड़ता है साउथ अफ्रीका में और आज इसका उल्लेख आया है न्यूज़ में, इसलिए हम इसका मैप देखें तो ये सबसे निचला जो हिस्सा देख रहे हैं आप अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका में यदि हम पार्टिकुलरली बात कर लें तो उसका जो निचला हिस्सा है, ठीक है, ये निचले हिस्से में जो रेड टैग आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर स्थित है बंदरगाह एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ जिसको बोला जाता है। अफ्रीका की यदि हम बात करें तो अफ्रीका के हम दक्षिण और पश्चिम की तरफ से जाते हैं तो साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और यदि हम दक्षिणी हिस्से की तरफ जाएंगे तो साउदर्न ओशियन पड़ता है, और यदि इसके दक्षिण और पूरब वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो इंडियन ओशियन पड़ जाता है। इस तरफ अटलांटिक ओशियन, इधर साउदर्न ओशियन पड़ता है। ये तो थी पोर्ट एलिजाबेथ की महत्वपूर्ण लोकेशन। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो इंडियन नेवल शिप, भारत के नेवी का एक जहाज है तरकस, ये पहुंच गया है साउथ अफ्रीका IBSAMR VI एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। IB समर 7वां इसका संस्करण है। हमारी तरफ से कौन गया है? तरकस गया है, नेवी का एक जहाज तरकस। INS तरकस पहुंच गया है पोर्ट केबेराह। केबेराह मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है पोर्ट एलिजाबेथ भी है। साउथ अफ्रीका में ये पहुंच गया है ताकि पार्टिसिपेट कर सके 7th एडिशन ऑफ IB समर। मतलब कि ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की नेवी पार्टिसिपेट करने वाली है 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। यदि हम प्रीवियस एडिशन की बात कर लें IB समर 6 की, IBSAMR 6 की, ये कंडक्टेड किया गया था ऑफ सीमन टाउन साउथ अफ्रीका में 1 से 13 अक्टूबर 2018 के बीच में इसका पार्टिसिपेशन किया गया था। भारतीय नेवी की तरफ से रिप्रेजेंटेट किया जाएगा किसके द्वारा? टैग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर, इसके साथ साथ में पर्सनल भी रहेंगे मैरीन कमांडो फोर्स के, शॉर्टकट में मार्कोस बोला जाता था। इतने सारे जो ग्रुप हैं, इतने सारे लोग हमारी इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक लड़ाकू भी है, ठीक है। टैग क्ला टैग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है INS तरकस, इसके साथ साथ में चेतक हेलीकॉप्टर रहेगा और बहुत सारे आर्मी के पर्सनल भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये जो हार्बर फेज है, ठीक है, हार्बर फेज मतलब बंदरगाह। IBSAMR V7 इंक्लूड प्रोफेशनल एक्सचेंजेस सच एस डैमेज कंट्रोल। इसमें कौन कौन से काम के ऊपर फोकस किया जाएगा? तो पहला फोकस बताया जा रहा है डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग के लिए कुछ अभ्यास किए जाएंगे। इसके अलावा क्रॉस बोर्डिंग लेक्चर्स एंड इंटरेक्शन अमंग स्पेशल फोर्सेस, तो इन मुद्दों पर मेनली यहाँ पर फोकस किया जाने वाला है। ये जो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये मजबूती लाने वाली है मैरीटाइम सिक्योरिटी में, हमारी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगी। इसके साथ साथ में जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिल जाएगी लोगों को, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड बिल्डिंग इंटर ऑपरेबिलिटी टू एड्रेस कॉमन मैरीटाइम थ्रेट। इसके बाद वाली PIB की हमारी जो न्यूज़ आई है वो समग्र पोषण अभियान से संबंधित है, या फिर जिसको हम राष्ट्रीय पोषण मिशन भी बोलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की समावेशी योजना 2018 में चालू की गई थी। 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माता और किशोरियों को बढ़िया पोषण प्रोवाइड करने के उद्देश्य से पोषण अभियान चालू किया गया था। 2018 से जागरूकता उत्पन्न करने और महिला तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पोषण माह आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पोषण माह कहता है कि लोगों में जागरूकता हमें फैलाना है, महिला और जो बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल है इसको प्रोत्साहित करना है, इसलिए सितंबर के महीने में हम पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं।
राष्ट्रीय पोषण माह 2022 की यदि हम बात करें तो पोषण माह 2022 उन प्रथाओं को विकसित करेगा जो स्वास्थ्य, आरोग्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनको पोषण करते हैं एवं साथ ही देश में कुपोषण के संकट को समाप्त करते हैं। थीम की यदि हम बात करें तो जो राष्ट्रीय पोषण माह 2022 की थीम रही है वो है महिला एवं स्वास्थ्य, वुमेन एंड हेल्थ तथा चाइल्ड एंड एजुकेशन। इसके बाद इसके प्रमुख क्रियाकलाप बताए जाते हैं। द हिंदू की जो पहली खबर आई है वो इन्फ्लेशन को लेकर के आई है। इन्फ्लेशन जिसको नॉर्मल तौर पर हम महंगाई बोलते हैं। जब भी आप इन्फ्लेशन को पढ़ते हैं तो एक फैक्ट आप हमेशा से याद में रखना कि इन्फ्लेशन का मतलब एक तो हम समझते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जो पहला इसका अर्थ हम क्या लगाते हैं कि महंगाई मतलब वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जा रही है। इसका दूसरा अर्थ आपको ये लगाना है कि मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इस कंडीशन को सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से इन्फ्लेशन माना जाता है। इसीलिए आरबीआई बहुत सारे कदम उठाती है। जैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती है, सरकार ने टारगेट रखी है 4+-2, मतलब मैक्सिमम 6% तक ये जाना चाहिए और मिनिमम 2% ये होना चाहिए। ये टारगेट बना करके आरबीआई ने रख लिया है। इसी के हिसाब से वो क्या काम करता है, अपनी जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है इसको कम या ज़्यादा करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, ये मार्केट है, यहाँ पर यदि पैसे की मात्रा बढ़ रही है, पैसे की मात्रा बढ़ रही है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या काम करता है, यहाँ से पैसा निकालना चालू कर देता है। ठीक है, यहाँ से पैसा निकालने का मतलब एक और तरीका ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार ना लें। मतलब कि आप बैंक के पास नहीं जाओ, आप उधार कम से कम लो। इसके लिए आरबीआई क्या काम कर देगा, ब्याज की दर को बढ़ा देता है ताकि लोग उधारी कम लें और मार्केट में जो मनी की सप्लाई है ना वो बढ़ी रहे। मतलब मार्केट में और ज़्यादा मनी जाना ही नहीं चाहिए, भले ही वो पैसा को आरबीआई अपने पास खींच सकती है। वो कब खींचेगी, जब आरबीआई कहेगी बैंकों को कि आप एक काम करो, हम आपको ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, आपके पास जो पैसा है वो हमारे पास रखो, हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे। उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस प्रकार से इन्फ्लेशन को हमें समझना है कि मार्केट में जो मनी की सप्लाई है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें समझना है, इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको जानना है। पहले नंबर की बात ये होती है कि जब भी इन्फ्लेशन आता है, जब भी महंगाई बढ़ती है, तो आप ये समझ लेना आपके जेब में जो 100 रुपये का नोट है वो कोई काम का नहीं रहा, उसकी वैल्यू जो है घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप पेट्रोल पंप जाते हैं, पहले 100 रुपये में आप लगभग लगभग 1.5 लीटर पेट्रोल ले लेते थे। ठीक है, आज के टाइम में यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप केवल 1 लीटर ही पेट्रोल ले पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो रुपया है उसकी वैल्यू गिर गई है। तो दूसरे नंबर की बात यह है, हम लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना वो भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। भारत की यदि हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, शॉर्टकट में कहें तो MOSPI मेज़र करने का काम करता है इन्फ्लेशन को। कौन मेज़र करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। कुछ रीज़न बताए जाते हैं जिसके चलते चलते इन्फ्लेशन हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, ये जो पेट्रोल उत्पादन करने वाली कंपनी का ये ग्रुप है, समझ लो ये भारत है या फिर ये चाइना है। ये दो देश ऐसे हैं जो कि इनसे तेल को खरीद रहे हैं। अब ये एक काम कर दें कि पेट्रोल का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दें, डाउन कर दें। ठीक है, पेट्रोल का यदि प्रोडक्शन डाउन करते हैं लेकिन जो डिमांड है कंटिन्यू बनी ही रहती है, डिमांड कंटिन्यू बनी ही रहती है। डिमांड यदि बढ़ जाए और सप्लाई आपके पास जैसी की वैसी ही रहे, इससे भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, उनको लगता है, दुकानदार को ये लगेगा कि मेरे पास 3 कपड़े ही हैं और मांगने वाले यदि मेरे पास 100 आ गए हैं तो मैं क्या काम करूँगा, अपना रेट बढ़ा दूंगा। यही बात यहाँ पर बताई जाती है। इसके साथ साथ में सप्लाई में यदि कमी हो जाती है, यदि दुकानदार को लग रहा है
मेरे पास पहले 10 शर्ट थी, आज के टाइम में 3 शर्ट है और डिमांड सबकी वही बनी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुनाफ़ा कमा लेता हूँ। तो ऐसे कुछ ये जो 2 रीज़न हम देखे हैं डिमांड और सप्लाई को लेकर के, डिमांड और सप्लाई के बीच में ज़्यादा गैप हो जाना, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, मार्केट में ज़्यादा मनी आ जाना, इसके साथ-साथ में इंक्रीज़ इन इनपुट कॉस्ट। ठीक है? यदि मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ और मुझे उस चीज़ के बनाने में ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपनी वस्तु के दाम बढ़ा दूँगा, तो भी इन्फ्लेशन आने वाली है। इसके साथ-साथ में यदि सरकार एम्प्लॉयी की सैलरी को बढ़ा देती है, आज के टाइम में आपको 30,000 मिल रहा है, 30,000 से यदि सरकार 40,000 कर देती है, इसका मतलब ये हो गया मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ये कुछ मेन रीज़न माने जाते हैं। भारत की बात करें तो इन्फ्लेशन प्रारंभिक तौर पर मेजर्ड किया जाता है 2 मेन इंडिकेटर के द्वारा, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। डब्ल्यूपीआई मतलब थोक मार्केट में महंगाई कितनी घट या बढ़ रही है, और सीपीआई मतलब दुकानदार लेवल पर जहां आप सामान खरीदने जा रहे हो वहां पर महंगाई कितनी कम या ज़्यादा हो रही है, तो उसको सीपीआई के माध्यम से हम मेजरमेंट करते हैं। सीपीआई कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस। सीपीआई वस्तु और सेवा दोनों का जो उतार चढ़ाव हो रहा है मूल्यों का, जैसे फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज, इसको मेजरमेंट करने का काम कौन करता है? सीपीआई करता है। वहीं अदर हैंड यदि हम बात करें गुड्स या फिर सर्विसेज सोल्ड बाय बिजनेसेस टू स्मॉलर बिजनेसेस फॉर सेलिंग फर्दर इज कैप्चर्ड बाय डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या कैप्चर करता है? होलसेल रेट पर जो खरीदी बिक्री हो रही है उसमें जो दाम बढ़ रहे हैं वो डब्ल्यूपीआई मेजरमेंट करने का काम करता है। वहीं यदि हम बात कर लें भारत की, तो दोनों ही डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सीपीआई यूज टू मेजर इन्फ्लेशन, भारत में दोनों का ही यूज़ किया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है। इसके साथ साथ में इन्फ्लेशन के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि काउजेशन, रीजन के हिसाब से इन्फ्लेशन को कुछ टाइम में बांट दिया गया है, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, हेडलाइन प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्पीड के हिसाब से कितनी तेजी या धीमी गति से महंगाई बढ़ रही है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है, मतलब हम डिटेल तो देख चुके हैं इन्फ्लेशन के बारे में, अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, कितने परसेंट पहुंच गई है? 7.41% पहुंच गई है। हाईएस्ट है ये अप्रैल से, यदि आप देखोगे तो। सितंबर के महीने में फूड इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ी थी, 8.41% हो गई थी। द स्टीपेस्ट लेवल इन 22 मंथ, पिछले 22 महीने में आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा फूड में महंगाई हमको देखने को नहीं मिली थी। इकोनॉमिस्ट लोग वार्निंग दे रहे हैं कि जो निगेटिव सरप्राइज है कुड इस पर मोर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम आरबीआई। ऐसी कंडीशन में अब आरबीआई क्या काम करेगा? मार्केट में जब पैसा बढ़ रहा है तो वो मार्केट से पैसा को निकालना चालू कर देगा। वो तभी निकालेगा जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, लेकिन इससे आम लोगों को तो नुकसान होना ही है। यदि मेरा 8 लाख रुपए का लोन चल रहा है और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, तो बैंक भी अपने रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, कम करेगा आरबीआई तब भले ही वो बहुत कम करेंगे या फिर कम नहीं भी करेंगे, लेकिन जब उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई तो हम भी बढ़ाएंगे, उसकी कमाई हो रही है। 8 लाख यदि आप लोन लिए थे, तो 8 लाख में जहाँ आपको 7,000 लग रहा था, 7.5 लग रहा था, वहाँ 8,500 या फिर उससे भी ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ जाएगा। तो भारत की तरफ से जो डाटा रिलीज़ किया जाता है, रूरल इन्फ्लेशन की बात करें, ये भी काफ़ी आगे रही है। 7.15% थी अगस्त के महीने में, जो कि बढ़कर के सितंबर में 7.56% हो गई। देखिए, आरबीआई ने टारगेट रखा है देश में इन्फ्लेशन जो है 4 ± 2% होना चाहिए। इसका मतलब ये है मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% तक
इन्फ्लेशन ज़रूरी है हमारे देश की इकोनॉमी के विकास के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन है वो कितनी हो गई है, 7% पहुंच गई, 7.5% पहुंच गई है। तो ये जो डाटा है रिलीज़ किया गया था किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसए को द्वारा वेडनेसडे के दिन। वेजिटेबल के प्राइसेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वहीं यदि आप देख लो सेरल्स की, अनाज की बात करें तो 11.5%। रूरल इंडिया फेस कैसा कर रहा है, 12% प्राइस गेन, अब शार्पली फ्रॉम 9.6%। अगस्त में 9.6 था, सितंबर में कितना हो गया, 12% हो गया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ फ्रंट पेज से ही आई है। होम मिनिस्टर लॉन्च करने वाले हैं हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बुक ऑन 16 अक्टूबर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो कि इंग्लिश में कमज़ोर है, हिंदी मीडियम में ही जो आजकल पढ़े लिखे हैं, जैसे कि ज़्यादातर आप गांव वाले एरिया में चले जाओगे ना, ज़्यादातर मैक्सिमम जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले मिलेंगे आपको 12वीं तक। 12वीं के बाद फिर यदि वो इंजीनियरिंग में जाते हैं तो मजबूरी में उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है। एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश में करेंगे, पॉलीटेक्निक इंग्लिश में करेंगे। तो हिंदी का फिर आखिर यूज़ ही क्या हो गया, जब आप बड़ी बड़ी जो पढ़ाई है उसको इंग्लिश में करवा रहे हो तो हिंदी तो किसी काम की ही नहीं रह गई है। तो यही सब देखते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदी को भी हम बढ़ावा दें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऊंची ऊंची एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। इसी के लिए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की जो किताब रहेगी एमबीबीएस की, वो हिंदी में होम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च करने वाले हैं हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस टेक्स्ट बुक। कहाँ पर, भोपाल में 16 अक्टूबर को। इसके साथ साथ ही में मध्य प्रदेश, ठीक है, बन जाएगा पहला स्टेट जो कि प्रोवाइड करेगा मेडिकल एजुकेशन हिंदी माध्यम में। अब यदि हम इसके शेड्यूल की बात करें, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 साउदर्न स्टेट, ये जो मुद्दा है ऐसे टाइम में उठ कर के आ रहा है जहां पर साउथ के जो 2 स्टेट हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप क्यों हमारे ऊपर हिंदी को थोप रहे हो, ठीक है। जबकि साउथ के हिस्से में आप देखोगे तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश, उन लोगों की 2 ही लैंग्वेज मजबूत रहती है, हिंदी का उतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते, इसीलिए उनको दिक्कत जाती है। इन्होंने कुछ कंसर्न जाहिर किया था, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसके हेड हैं अमित शाह। तो ये क्या काम करना चाहते हैं, हिंदी को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं कुछ की इंस्टीट्यूशन में। कहाँ पर, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, इसके साथ साथ में रीजनल लैंग्वेज और भी जगह में बनाना चाहते हैं कि कम से कम रीजनल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी तो वो लोग सीखें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी या फिर संस्था इसको आप बोल सकते हैं जिसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। एक कानून के माध्यम से हमने इसको सेटअप किए हैं ताकि इफेक्टिव और एक्सपीडिटियस 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 मतलब शीघ्र, तो जो केसेस चल रहे हैं पर्यावरण के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड, और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका कहीं पर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है और उसका केस दर्ज किया गया है, तो उस केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए एक अलग से कोर्ट बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जब जब से ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडिया बन गया है तीसरा देश पूरे विश्व में जिसने सेटअप किया है एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके बाद आ जाता है भारत। एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 महीना ऑफ फाइलिंग द सेम। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी की गई है कि यदि कोई भी केस एनजीटी के पास में आ रहा है तो आपको 6 महीने के भीतर में उस केस को सॉल्व करना है, उसको डिस्पोजल करना है। एनजीटी
की जो सिटिंग है वो 5 जगह पर है। कितनी जगह पर है? 5 जगह पर। नई दिल्ली इसका प्रिंसिपल प्लेस माना जाता है। इसके साथ साथ में भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और ये 4 जगह पर हो गई और एक हो गई नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका हेड माना जाता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? तो ट्रिब्यूनल में शामिल होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर भी शामिल होते हैं। 3 साल का इनका टर्म रहता है या फिर जब तक कि ये लोग 65 साल की उम्र को प्राप्त नहीं कर लेते। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। 65 साल की आप उम्र पूरी कर लो या फिर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लो, एक बार आप चुन लिए गए हैं तो दूसरी बार आपको री अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। चेयरपर्सन की बात करें तो इसकी अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें कुछ सहयोग रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। सीजीआई के साथ में कंसल्टेशन किया जाता है। एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है, shall be formed by the central government to appoint the judicial member and expert member। एक सिलेक्शन कमेटी है जिसका फॉर्मेशन केंद्र सरकार करेगी ताकि जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर की अपॉइंटमेंट किया जा सके। बताया जा रहा है कि कम से भी कम 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इस ट्रिब्यूनल्स में। पावर और जुरिडिक्शन की यदि हम बात करें तो जो ट्रिब्यूनल है इसका जो जुरिडिक्शन है, न्याय क्षेत्र है, जितने भी सिविल केसेस आ रहे हैं इसके पास में जो कि इन्वॉल्व हैं क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो इसी के पास आ जाते हैं। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था एनजीटी पोजीशन को एज ए यूनिक बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। इसको इंडोव्ड किया था मतलब सो मोटो की पावर इसको दे दी थी कि इन्वायरमेंटल इशू कहीं पर दिखाई दे रहा है तो आप स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई केस दर्ज करेगा तभी जा कर के आप एक्शन लेने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है एनजीटी का रोल इतना ज़्यादा सिंपली एडजुसरी के नेचर का नहीं है। इट हैज़ टू परफॉर्म इक्वली वाइटल रोल दैट आर प्रिवेंटिव, एमिलोरेटिव और रेमेडियल नेचर। इसका मतलब ये है कि वो केवल एडजुकेटरी के नेचर का काम ना करे, उसको प्रिवेंटिव मेजर भी अपनाना है, इसके साथ साथ में उन्नति करने वाला भी इसका नेचर होना चाहिए। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो न्यूज़ में बताया जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इम्पोज कर दिया है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन 900 करोड़ रुपया दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर फॉर अनडिस्पोज्ड वेस्ट एट 3 लैंडफिल इन द सिटी विच इज टू द एक्सटेंट ऑफ 3 करोड़ मेट्रिक टन। अब आप देख लीजिए, यदि इस प्रकार से दिल्ली में कहीं कचरा लैंडफिल पड़ा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? वहाँ की सरकार है। तो उसी सरकार के ऊपर 900 करोड़ रुपया का कंपनसेशन ठोका गया है एनजीटी के द्वारा। ट्रिब्यूनल का कहना है ये बहुत ज़्यादा सीरियस वायलेशन है राइट्स ऑफ सिटीजन्स का और फेल्योर है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का, कि आप जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो इन्वायरमेंट को एंड पब्लिक हेल्थ को बाय द अथॉरिटीज़ कंसर्न इंक्लूडिंग दिल्ली गवर्नमेंट। इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम अपनी वेबसाइट से उठा रहे हैं, ये न्यूज़ द हिंदू में भी छपी है, ठीक है। तो अगली जो न्यूज़ आई है, स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। तमिलनाडु में एक देश की पहली स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी स्थापित की गई है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इसी को स्लेंडर लॉरिस बोलते हैं। तो देश में इस प्रकार की जो सेंचुरी है, सेंचुरी जैसे कि जिसको हम हिंदी में अभ्यारण्य बोलते हैं, है ना, नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, ताकि प्रकृति को हम बचा सकें। यहाँ पर रहने वाले पार्टिकुलर जो जीव जंतु हैं उनका कंजर्वेशन किया जा सके, इसलिए ये इस प्रकार के अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो देश का पहला लॉरिस
स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका नोटिफिकेशन कर दिया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। कडावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी ये कवर करेगा 11,806 हेक्टेयर एरिया को। करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होने वाले हैं। स्लेंडर लॉरिस के बारे में बताया जाता है कि ये स्मॉल नॉक्टर्नल, छोटा नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जागते हैं और दिन में सोने वाले ये मैमल्स हैं। इनको आरबी एर्बोरियल भी बोलते हैं। एर्बोरियल मतलब जो ट्रीज पर रहते हैं, ज़्यादातर उनका लाइफ का जो टाइम है वो पेड़ पौधों पर ही बिताते हैं। ये जो स्पीसीज है ये काम करती है एज ए बायोलॉजिकल प्रीडेटर। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रीडेटर हम इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पेस्ट है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में उनको खाने का काम करते हैं और इससे बेनिफिट होता है किसानों को। IUCN स्टेटस की हम बात करें तो इसको लिस्टेड किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्लेंडर लॉरिस हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल रोल्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थल, प्लैनेट अर्थ से संबंधित। हैबिटाट इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, तो इनका जो सर्वाइवल है वो किस पर डिपेंड करता है? इनका जो हैबिटाट है, आवास स्थल है, वो कितना फैल रहा है, कितना कम हो रहा है, कंजर्वेशन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ थ्रेट्स हैं उनको आपको मिटिगेट करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट एरिया हम देख चुके हैं। 11,800 हेक्टेयर का एरिया ये सेंचुरी कवर करने वाला है। इसमें दो जिले आ जाएंगे, करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बहुत सारे गांव, तहसील भी शामिल हो जाएंगे। वेदा सांदूर डिंडीगुल ईस्ट, नाथम तालुक्स डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। कडावुर तालुक आ जाता है करूर डिस्ट्रिक्ट में। एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की के मामले में स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पर? पाक बे में, पाक की खाड़ी में। इसके साथ साथ में राज्य की सरकार ने काजू वैली बर्ड सेंचुरी विल्लुपुरम में स्थापित करी। इसके साथ साथ में नंजरायन टैंक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तिरुपुर में है। इसके साथ साथ में स्टेट का जो 5वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? अगस्त्य मलाई में, तिरुनवेली में। और आगे यदि हम बात करें तो 13 वेटलैंड इनको डिक्लेयर किया गया है एज ए रामसर साइट। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित। कोऑपरेटिव एक्ट गवर्नमेंट लेकर के आई थी, ठीक है, तो उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं कोऑपरेटिव एक्ट पुराने वाले में, उसको गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे के दिन अप्रूव कर दिया है एक अमेंडमेंट को। ये अमेंडमेंट कहाँ हो रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लॉ में, जिसका उद्देश्य है जो गवर्नांस है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए और उनको हम अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 है, ये क्या क्या बोलता है? कुछ प्रोविज़न लेकर के आया है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 97 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। जिसके साथ साथ में कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करेगा टू फोरम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंतर्गत। मतलब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण कर सकते हैं। कुछ अमेंडमेंट हुए हैं इसमें ताकि इंश्योर किया जा सके, एक सेटअप करना है हमें कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटीज़ का। इसके साथ साथ में इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए और ओम्बुड्समैन
भी इसमें शामिल होना चाहिए, जिसको लोकपाल बोलते हैं। ये क्या है, भ्रष्टाचार वगैरह यदि ऑफिसर लोग करते हैं तो उसकी शिकायत को सुनाई करता है। अगली जो न्यूज़ आई है काफ़ी महत्वपूर्ण आई है। ठीक है, कैसे करके हम बियर की नेसेसिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे है, इसके अवसर पर सेंट्रल जू अथॉरिटीज़ ने अर्ज किया है प्रत्येक जू को हमारे देश में और पूरे विश्व भर में कि सेलिब्रेट करिए आप इस ओकेज़न को फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन स्पीसीज ऑफ बेयर। पहला वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे ऑब्जर्व किया गया कहाँ पर, वेडनेसडे के दिन, ताकि जनरेट कर सके हम कुछ अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन कंजर्वेशन इफोर्ट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन के इफोर्ट को मजबूत करना है अराउंड द यूनिक बियर स्पीसीज एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो पिक्चर आप देखें काले वाले भालू, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसी मानी जाती है, एंडेमिक की कैटेगरी में आई है। क्लासिफाई किया गया इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, वल्नेबर की कैटेगरी में आता है। स्लॉथ बियर एंडेमिक की कैटेगरी में आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और 90% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही हमको देखने को मिलती है। तो एक प्रपोजल था कि हमें ऑब्जर्व करना वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे वाज mooted बाय द वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया। किसके द्वारा इसका समर्थन मिला था, प्रस्ताव किसने रखा था, वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया ने रखा था। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, स्लॉथ बियर कंजर्वेशन में, प्रोटेक्ट करता है ओवर 2 डिकेड से। एंड द आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन स्लॉथ बियर एक्सपर्ट टीम एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो आईयूसीएन की जो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, इसने स्लॉथ बियर की जो एक्सपर्ट टीम है इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, हमें इस प्रकार के दिन को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। इसके बाद एक एडिटोरियल को हम समझने की कोशिश करेंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज से निपटने की कुछ हिदायतें लोगों को, सरकार को दी जाती। आईपीसीसी की लैंड रिपोर्ट अंदाज़ा लगा रही है कि ये जो लैंड है सर्व करता है एज ए लार्ज CO2 सिंक। हमारी भूमि ही CO2 को सिंक कर सकती है बहुत बड़ी मात्रा में। तो देयर इज ए ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस that a large proportion of the required removals could be achieved by conserving natural sinks। हमें क्या काम करना है, जो प्राकृतिक सिंक्स हैं जो कार्बन को सोख सकते हैं प्रकृति, उसको कंजर्व करना है। हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है, रीस्टोर करना है हमारे इकोसिस्टम को। यदि हम प्रिजर्व करना चाहते हैं अर्थ के साइक्लिकल प्रोसेस को, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और नेचुरल सिंक्स को बढ़ावा देना है। ट्रांसफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारी होना चाहिए अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिजीनियस पीपुल। और इसके लिए जो पुरानी खेती पद्धति लोग करते थे, जैविक खेती जो करते थे इंडिजीनियस पीपल लोग, उनको फिर से विचार करने की हमें ज़रूरत है कि क्या हम वैसी खेती कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और इसके साथ साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव रास्ता होना चाहिए क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने का। आज के टाइम में ज़रूरत है कि हम ये रियलाइज़ करें क्लाइमेट क्राइसिस इज़ जस्ट ए सिम्पटम। क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, एक प्रकार से अभी लक्षण है। हमारा जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है, ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन का कंजप्शन एंड एक्टिविटी। एक्टिविटी हैज़ एक्सीडेड द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ आवर प्लानट। प्लानट हमारा कुछ रीजनरेट कर ही नहीं पा रहा है, बस हम धरती से रिसोर्सेज को निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, उसे मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो फिर से ग्रो कर सके। टेक्नोलॉजी एट बेस्ट कैन असिस्ट अस। टेक्नोलॉजी हमारी महा सहायता कर सकती है, नॉट लीड अस, लेकिन हमें लीड नहीं कर सकती। ऑन द pathway टू सस्टेनेबल, रीजनरेटिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। फॉरेस्ट की बात को यहाँ पर बताया जाता है कि देखिए, फॉरेस्ट जो है वो होम है 80% वाइल्ड लाइफ का, आर एट दिस इंटरसेक्शन।
फॉरेस्ट एब्जॉर्व करते हैं नेट 7.6 बिलियन मीट्रिक टन CO2 हर साल। कार्बन डाइऑक्साइड 7.6 बिलियन मीट्रिक टन हर साल ये फॉरेस्ट वन एब्जॉर्ब करते जा रहा है। एक नई स्टडी है जिसमें ये पता चला है कि इनका जो बायोफिजिकल एस्पेक्ट होता है, इसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये अर्थ को कूल कर सकते हैं एडिशनल 0.5% के हिसाब से। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एलोंग विथ अदर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, नेचुरल सॉल्यूशन लेकर के आना है। कैन प्रोवाइड अप टू 37% ऑफ द इमिशन रिडक्शन, 37% आप क्या कर सकते हैं, उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। इसके अलावा दास गुप्ता रिव्यू इंडिपेंडेंट रिव्यू है किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, साल्ट मार्सेस और मैंग्रोव की हम बात कर रहे हैं, ये 2 से 5 गुना चीपर हैं देन ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ब्रेक वाटर से यदि हम तुलना करें तो। कुछ डेटा है जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं कि यदि हम करेंटली बात करें 40 किलोवाट आवर पर डे ऑफ नी इलेक्ट्रिसिटी पर पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है। नी इलेक्ट्रिसिटी किसको बोला गया है यहाँ पर, नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर फिशंस, इन माध्यमों से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन COP26 क्या कह रहा है, प्लान कर रहा है रिक्वायर 32, रेंज है कितनी, 16 से लेकर के 48 की। वी करेंटली हैव 6 kg ऑफ CCS पर पर्सन पर ईयर, लेकिन COP26 प्लानिंग कर रहा है कि रिक्वायर रहेगी 3600, मतलब रेंज रहेगी 14 से लेकर के 5700। हम खाते हैं 100 किलो प्लांट बेस्ड फूड पर ईयर per person each year, but producing enough biokerosene to fly at today's level require 200 kg of additional harvest.